बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको उन तमाम क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कल पेपर में आ सकते हैं। तो बेटा देखें, ये मेरे पास पास पेपर्स भी पड़े हैं मीरपुर खात बोर्ड के, और जो लास्ट ईयर पेपर आया था 2021 में बेटा, उसके अंदर से उन तमाम जो मेरे पास पेपर्स थे सब में से मैंने क्वेश्चन का एक मजमुआ निकाला है, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो बेटा देखें, आपका जो सेक्शन बी होगा ना, जैसे ये 2019 का जो पेपर है, जब होते थे 10 सवाल, ठीक है ना, और मार्किंग भी अलग थी इनकी। तो अब बेटा आपने सेक्शन बी के अंदर आपके होंगे आई थिंक 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब ये क्वेश्चन आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, पेपर जैसे ही आएगा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर को रीड करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे, चाहे वो सेक्शन सी के हों चाहे वो सेक्शन बी के हों, आपने फौरन अटेम्प्ट कर लेने हैं जो आपको आते होंगे, ठीक है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं पहले सेक्शन बी करूं या सेक्शन सी करूं। जो आपको आता हो आप उसकी हेडिंग डालें, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा उसका नाम लिखें, क्वेश्चन नंबर लगाएं, और उसके बाद उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दें। टाइम बचाकर अपना बेटा ये पेपर आपने करना है। और देखें, ये पेपर अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स में से कोई भी कटौती नहीं होगी। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। ये देखें, एक्सरसाइज 1.1 है, मेरे पास बुक का पेपर अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.1 का, उसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, इन 2 पार्ट्स को आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर्स के अंदर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 एंड 10, ठीक है बेटा। और पेपर को बेटा मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा लिंक मौजूद है तमाम यूनिट्स का, ठीक है। आप जिस यूनिट के अंदर जाकर आप पढ़ना चाहें, आप लिंक पर ओके करें तो डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो बेटा आपने 1.1 में इन क्वेश्चन की तैयारी करनी है। उसके बाद बेटा जो ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन था, तो तकरीबन मैंने जो देखा है बोर्ड्स के पेपर्स के अंदर, ग्राफ पेपर वाला सवाल ग्राफ पेपर पर वो नहीं मांगते आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था कि आपने इनकी पॉइंट्स को बताना है कि इनके कितने कितने पॉइंट्स निकलेंगे, तो हमने तकरीबन 4 पॉइंट्स निकाले थे एक्स के और वाई के। तो बेटा आप इनकी जस्ट सोल्यूशन, अगर आएगा क्वेश्चन तो आपने जस्ट सोल्यूशन देना है ग्राफ पेपर पर, वो आपसे क्वेश्चन को नहीं कहेंगे करने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका 1.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझाया हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन चेंज होकर भी आता है बट आपको तरीका मालूम है कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो बेटा इसी तरीके से मैंने बुक पर निशान लगा लिए हैं, वो मैं आपसे भी सारे के सारे डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा ये आपके 1.3 है। 1.3 में बेटा आपने क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड है, थर्ड है, 4 है और 7 है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 7, ये 5 सवाल आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें से भी इंशाल्लाह कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखें, मैं एक पेपर भी तैयार कर सकता था, उसके अंदर जस्ट मैं आपको क्वेश्चन लिख कर दे देता, लेकिन मैं उन तमाम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनके आने का खदशा है। और इसी तरीके से बेटा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होते हैं, तो अक्सर ऐसा भी होता है बोर्ड वाले जो इनकी ऊपर एग्जाम्पल्स वगैरह होती हैं उनमें से भी क्वेश्चन दे दिया करते हैं। इस तरीके से इसी 1.3 के ऊपर एक आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी हुई है कि आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बेटा ये आपके पास सोल्यूशन सारा मौजूद है, अगर आप खुद भी करेंगे तो आपको ये सवाल आ जाएगा, क्योंकि बेटा इन तमाम क्वेश्चन को आप सीख चुके हैं। इसी तरीके से बेटा हम बात करते हैं 1.4 की। बेटा 1.4 के अंदर जो क्वेश्चंस आने का खदशा है, उसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है और 7 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट, सेकंड, 7 एंड 8 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी तरीके से इसकी जो एग्जाम्पल ऊपर लिखी हुई है एक्सरसाइज के 1.4 के ऊपर, ये के मोड ऑफ 5y-3 मोड -6 = 3, ये वाला क्वेश्चन बेटा ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी भी। और देखें, ये जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सीख लिए हैं, इन्हीं में से ही एमसीक्यूज भी बनकर आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सेक्शन बी वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ये सेक्शन बी में आएंगे। इसी तरीके से बेटा ये जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 है 1.5 से पहले, बेटा इसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। मोड ऑफ 2x - 1/3 मोड <2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है बेटा। ये रियल नंबर वाले हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था वीडियो में, आप वहां से इनका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा। और इसी तरीके से बेटा आपके 1.5 जो है, इनके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। 1.5 के अंदर हमारे पास जो सवाल आ सकता है, फर्स्ट है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चन में बेटा सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन वाली। बेटा देखें, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल नंबर 1 है 1.6 से पहले, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x² - 7x - 18 = 0। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि सवाल एक्सरसाइज में से नहीं देते, इक्वेशन आपकी वो एग्जाम्पल में से ही दे देते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन की भी तैयारी कर लीजिएगा। और इसी तरीके से बेटा 1.6 की बात करते हैं। तो देखें, 1.6 के अंदर शुरू के 8 सवाल तो बहुत आसान है, ये तो नहीं दिए जाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी गई है इसके अंदर, ठीक है। और इसके जो आपके जिनमें हमने मालूम करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, बेटा क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन दो की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी लगा लेते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए असल मकसद है आपको जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैंने कहा कि बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आने का खदशा है पेपर के अंदर, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस कर ली है और बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला 10, तो बेटा जब आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लिया था तो बेटा ये वाला ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन का तरीका पता चल गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 1.7 की बात कर लेते हैं। तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बस इन दो की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। इसकी वजह क्या है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो तरीका है सॉल्यूशन का वो थोड़ा सा चेंज है और क्वेश्चन नंबर 4 का इससे अलग है तीसरे वाले से, ठीक है। ये सिंपल में सॉल्व हो जाएगा, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, इस वजह से इसका तरीका चेंज होगा। इस 2 को पूरी क्वेश्चन के साथ हमें डिवाइड करना है। तो अगर आप इन दो की प्रैक्टिस कर लेंगे मतलब आपकी पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 1.8 की बात कर लेते हैं। तो बेटा 1.8 से ऊपर जो लिखी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल 0 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर साल पेपर में आता है, कोई ऐसा ईयर नहीं है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली क्वेश्चंस को ना दिया गया हो। तकरीबन हर साल ये सवाल आता है इस एक्सरसाइज में से। तो बेटा इसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो बेटा एमसीक्यूज चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में, अभी सेक्शन बी की बात हो रही है। तो बेटा सेक्शन बी में आपका 1.8 तक जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा तो बेटा बात कर लेते हैं एलिमिनेशन की। ये आपका सेकंड यूनिट है एलिमिनेशन एक्सरसाइज 2.1। बेटा इसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस को देखना है कि कौन कौन से आ सकते हैं। बेटा देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट y इक्वल टू 80 और दूसरी क्वेश्चन है x इक्वल 80 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हो गया कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास तीसरा सवाल है बाय कंपैरिजन मेथड, तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3 इन दो की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब टोटल 3 आपके पास क्वेश्चन हो गए, सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। और अगर आपके पास ऊपर मेथड बताया गया हो कि आपने कंपैरिजन मेथड से करना है या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई सा मेथड नहीं बताया गया, जस्ट आपसे कहा गया कि आपने ये वी आई या टी को आपने एलिमिनेट करना है फॉलोइंग इक्वेशंस में से, तो बेटा आपकी मर्जी, आप जो आपका दिल करे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा बाय फार्मूला मेथड, ठीक है, ये फार्मूला मेथड वाला बेटा क्वेश्चन है एक। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अच्छा ये कि फाइंड रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूज ऑफ फार्मूला। फार्मूला की यूज करना है बेटा। इसका जो आपका फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस 1/x इक्वल 2p और x माइनस 1/x 2q प्लस 1। तो बेटा इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके बाद बेटा बात करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन की, 7 क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, जस्ट हमें ये कहा गया है कि आपने एलिमिनेट ए फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने ए को एलिमिनेट करना है। कोई सा भी मेथड हमें नहीं बताया गया, तो हम बेटा सबसे आसान है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, ये 4a प्लस 3x इक्वल 22 और 5a माइनस 4x इक्वल 43, ये आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। गैस पेपर में आपके 2 यूनिट के अंदर से ये हो गया। और इसके बाद करते हैं वेरिएशन। तो बेटा आपका थर्ड यूनिट है वेरिएशन। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है और कौन सा नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो अक्सर बेशतर सवाल आया हुआ है बहुत दफा, ठीक है बेटा, तो उनमें से ये क्वेश्चन मैं आपके सामने बता देता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8 एंड देयर सम इज 105, फाइंड द नंबर्स। आपने नंबर मालूम करना है। ये बेटा आपके पास वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन सारे मौजूद हैं। इससे जस्ट मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 13:11 एंड देयर डिफरेंस इज 12, फाइंड द नंबर्स। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमें ये बहुत दफा आ चुके हैं दोनों सवाल, ठीक है। फिर है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा ये आप दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, इस दोनों की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये आपके पास मौजूद है वीडियो के अंदर, ठीक है, चैनल पर मेरे। और 3.1 में से जस्ट इतना ही, बट एक सवाल और रह गया 3.1 का बेटा ये वाला। ये देखें यहाँ पर है, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल 9 व्हेन y इक्वल 15, फाइंड x व्हेन y इक्वल 10। अच्छा अब आपके पास बुक के अंदर तो यहाँ पर x और y यूज किया गया है। तो बेटा पेपर में एक दफा ये सवाल इस तरीके से आया कि यहाँ पर उन्होंने कैपिटल A यूज किया x की जगह और y की जगह कैपिटल B यूज किया, और क्वेश्चन की वैल्यूज यही थी, ठीक है बेटा। तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद करते हैं 3.2। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3.2 का, इफ a अपॉन b इक्वल c अपॉन d इक्वल e अपॉन f शो दैट, कि ये आपकी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, ठीक है बेटा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर इसका एक और भी था, कौन सा था, 5 था, ठीक है बेटा। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ a अपॉन b इक्वल c अपॉन d इक्वल e अपॉन f प्रूव दैट, तो आपने ये प्रूव करना है कि दोनों साइड्स किस तरीके से बराबर आएंगी, ठीक है बेटा। इसके बाद 3.3
3.3 में बेटा आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, एक तो बेटा ये एग्जाम्पल होगी इसकी 3.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व द इक्वेशन, ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरीके से बेटा अगर 3.3 की एक्सरसाइज की बात की जाए तो बेटा एक्सरसाइज में से आपका ये जो बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंटो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, इन दो की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। और 3.4 का जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 ही आप कर लेंगे तो आपका बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 3.4 का, ठीक है बेटा। 3 यूनिट इसके कंप्लीट हो गए आपके गेस्ट पेपर के लिए, और इसके एमसीक्यूज चलो मैं बाद में करवाता हूँ। अच्छा बेटा, वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहा हुआ था इसलिए मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो बेटा आज मैंने 4.3 भी अपलोड कर दिया, जिसके अंदर मेन टॉपिक्स थे मीन, मीडियन और मोड, ठीक है बेटा। वो तीनों टॉपिक आपको मिल चुके होंगे बेटा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा कि मैं इन्फॉर्मेशन हेडिंग में से सिर्फ जो मैंने वीडियो अपलोड की है वही मेन क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज है वो आपको बता दूंगा। और बेटा मैं सोल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो आपके पास बेटा पहले से मौजूद है। और थ्योरम्स बेटा मैंने करवाने थे, बट मेरे अपने पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। एक पेपर मेरा हो चुका है, कल मेरा पेपर है मैथ का, मतलब मेरे तो सारी मैथ के पेपर्स होते हैं, आपका भी कल मैथ का पेपर है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये अल्लाह करे हमारे पेपर्स अच्छे हो जाए। तो बेटा ये थ्योरम नंबर 1 मैं आपको नाम बता देता हूँ थ्योरम्स के कौन कौन से जो आ सकते हैं बेटा। थ्योरम नंबर 1, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म द कॉन्ग्रुएंट। बेटा ये आपका थ्योरम नंबर 1 है। जस्ट आपके पास ये क्वेश्चन लिखकर आएगा, फिर आपने उसकी फिगर खुद बनानी है, 2 लाइन बनानी है, वापस में इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरे को काट देंगी, और एक पॉइंट होगा जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे बुक में ओ दिया गया है। फिर आपने इनके एंगल्स के बारे में बताना है कि इनके एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बेटा स्टेटमेंट वगैरह आपके सामने है। इसी तरीके से बेटा आपने करना है इसको क्वेश्चन को, गिवन आपके पास ये 2 लाइन ए बी और पी को इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रही है ऊपर, तो आपको बेटा प्रूव करना है कि पी ओ बी वाला एंगल और ए ओ की वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से ए ओ पी और बी ओ को ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट होती है कि आपने इन दोनों को जमा किया, 180 डिग्री आ गया, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों भी 180 डिग्री के हैं। इस तरीके से इसके सामने इनकी रीजंस बताई गई हैं कि आपने क्या रीजन है जिसके साथ ये बता रहे हैं। इसी तरीके से बेटा ये पूरा थ्योरम आपका सॉल्व हो जाएगा, आसान है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा थ्योरम नंबर थ्योरम नंबर 2 जो है ये, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इन मेयर ग्रेटर देन आइदर ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। ये भी आपने फिगर की प्रैक्टिस करनी अच्छी तरीके से कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 1 2 बेटा, थ्योरम नंबर जो 3 है ये भी आ चुका है पेपर्स के अंदर, तो बेटा ये भी आपने प्रैक्टिस कर ली है थ्योरम नंबर 3 की। और इसी तरीके से बेटा थ्योरम नंबर 4 है, ये भी पेपर्स में आ चुका है, थ्योरम नंबर 4 की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला। और थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 1 तो बहुत दफा है पेपर के अंदर, ठीक है ना। ये थ्योरम नंबर 5 है कि द सम ऑफ द मेयर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है बेटा। ये आपने प्रूफ करके बताना, ये तस्वीर है, फिर आपकी स्टेटमेंट और रीजन है, ये आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको थ्योरम्स के बारे में ज्यादा डिफिकल्टी है तो बेटा यूट्यूब पर आप सर्च करें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई टीचर होगा जिसने यूट्यूब पर इसको समझाया हुआ होगा, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरीके से ये जो आपका, तो बेटा थ्योरम नंबर 6 जो है बेटा, थ्योरम नंबर 6 जो है ये भी आपका जरूरी है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट द एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये भी आ चुका है काफी दफा, इसकी बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बेटा जो 5 यूनिट था उसके शुरू के 6 थ्योरम और थ्योरम 9, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये वाला भी, ठीक है बेटा। ये आपके 7 थ्योरम है इस चैप्टर 5 के, यूनिट 5 के, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह इनमें से ही आपके जो 2-3 थ्योरम आने हैं वो आ जाएंगे। तो बेटा यूनिट नंबर 6 के अंदर बेटा 7 थ्योरम्स यहाँ पे टोटल, उसमें बेटा आपका जो फर्स्ट थ्योरम है ये, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो बेटा ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये आने का खर्चा इंशाल्लाह ये आ जाएगा। और एक बेटा ये थ्योरम नंबर 5 जो है आपका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्किल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू द सर्किल एट दैट एंड पॉइंट, ठीक है बेटा। ये आपका थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर इसका 1, ठीक है बेटा। तो आपने इन दो की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ये दो ही अहम है इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद बेटा ये जो आपका यहाँ पर है इसका 6 यूनिट का, ठीक है बेटा। देखें ये जो आपका 6.1 है, इसकी जो बेटा सर्किल, आर्क, रेडियल सेगमेंट, सेमी सर्किल, माइनर एंड मेजर आर्क्स, इन तमाम डेफिनेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज जो बनकर आएंगे बेटा इस दफ़ा वो तकरीबन इन्हीं चैप्टर्स में से बनकर आएंगे। आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया या आपका ये सर्किल वाला यूनिट हो गया बेटा, इसमें से आएंगे, क्योंकि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। बाकी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो दूसरे मेरे पास एमसीक्यूज हैं बेटा, ये आपके जो है ना थ्योरम्स जितने भी मैंने आपको बताए ये सेक्शन सी के अंदर आते हैं। सेक्शन सी में थ्योरम्स आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री आएगी सेक्शन सी के अंदर, और डेफिनेशंस, ठीक है बेटा। ये 3 चीज़ें आपकी सेक्शन सी में आएंगी, और बाकी जितनी भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो आपकी सेक्शन बी के अंदर आएंगी, ठीक है बेटा। तो आपने इनके बारे के अंदर भी बेटा मैंने ये लेक्चर तैयार किया हुआ था वीडियो अपलोड करने के लिए, बट वही पेपर्स आगे मेरे, उनकी तैयारी में लग गया बेटा। नेक्स्ट आपका यूनिट है, तो बेटा ये आपका यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बेटा ये बहुत ही आसान है, इसकी आपने तस्वीर बनानी है बेटा। ये आपके सामने मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, केस नंबर 1 पर है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट कि आपकी मेयर एंगल ए बी की जो लाइन होगी वो बेटा मेयर साइड जो होगी ए बी की 5.7 सेंटीमीटर की होगी, ए सी की 4.5 की बनानी है, और बी सी की आपने 6.2 सेंटीमीटर की बनानी है। तो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन ये आपके सामने लिखी हुई है, ये आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको तस्वीर भी समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। जिस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया कि आपने
ये 3 साइड्स आपने बनानी है। तो बेटा इनमें सबसे पहले हम जो लॉन्गेस्ट साइड होगी सबसे पहले वो देखेंगे कौन सी है, 5.7 बड़ी है, 4.5 या 6.2। तो बेटा 6.2 सबसे बड़ी हमारे पास एक पॉइंट है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें बेटा इन्होंने 6.2 वाली लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है ना। BC की लाइन 6.2 की थी, तो बेटा यहाँ पर BC की लाइन 6.2 सेंटीमीटर की इन्होंने ड्रॉ कर दी। इसके बाद बेटा आपके पास B साइड और C साइड है। तो बेटा यहाँ पर देखें कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ मेयर 6.2 सेंटीमीटर, ये हमने बना दी। बेटा इसके बाद जो दूसरी है हमारे पास पॉइंट, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.7 सेंटीमीटर। आपने अपने कंपास में प्रकार को बेटा अपने स्केल पर मेयर करना है, नाप लेना है, 5.7 सेंटीमीटर तक आपने प्रकार को खोलना है कंपास को। उसके बाद बेटा आपके पास 5.7 कौन सी साइड है, BC की AB की साइड है। तो बेटा 5.7 सेंटीमीटर आपकी AB की साइड है। तो बेटा आपने मतलब B पर आपने उसका फुट रखना है कंपास का और A पॉइंट आपने 5.7 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। तो बेटा फ्रॉम B पॉइंट आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कंपास रखा और आपने 5.7 सेंटीमीटर तक खोल दिया, फिर आपने इस तरीके से एक आर्क लगाना है, ठीक है ना। जितना आपने मेयर किया होगा 5.7 सेंटीमीटर वो आपने एक आर्क लगा दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि विथ पॉइंट C एस सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विच कट्स द फर्स्ट आर्क 8 पॉइंट ए, जो कि पहले वाले आर्क को A पॉइंट पर काट देगा। तो बेटा देखें हमने 6.2 सेंटीमीटर भी ड्रा कर दी थी, फिर 5.7 सेंटीमीटर भी बना दी। अब हमने AC की लाइन बनानी है 4.5 सेंटीमीटर की। तो बेटा आप क्या करेंगे, C पर आप रखेंगे, C का फुट बनाएंगे, यानी कंपास को यहाँ पर C पॉइंट से आपने 4.5 सेंटीमीटर का खोल के जो आर्क होगा उस आर्क को आपने कट करना है। जब वो आर्क आप बेटा काट देंगे तो जो पॉइंट मिल रहे होंगे उसको हम A का नाम दे देंगे, वो पॉइंट आपका A कहलाएगा। फिर आपने लिख देना है कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आपके पास जितनी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी हुई है ये आपने पॉइंट्स यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं कि किस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है बेटा। सिर्फ फिगर बनाने के लिए आपने सबसे बड़ी साइड होगी वो आपने बेटा बनानी है, फिर 2 आर्क लगाने हैं जो भी आपके पास वैल्यूज मिली होंगी उसको देखकर, फिर आपने कंस्ट्रक्शन देखकर लिख देनी है कि मैंने अब ये किया। आप अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने बेटा पॉइंट टू पॉइंट आपने बताना है कि मैंने पहले ये लाइन खींची इतने सेंटीमीटर की, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, तो ये आपने कंस्ट्रक्शन खुद बना देनी है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपका 7.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप इसकी फिगर बना के देख लीजिएगा। 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा ABC सच दैट मेयर AB 4.3 सेंटीमीटर, AC 5.2 सेंटीमीटर और BC की लाइन है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा इन तीनों में से सबसे बड़ी लाइन 6 सेंटीमीटर की है, तो पहले आप ये 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा। फिर आप देखेंगे कि B और C, ये हमारी है B और ये हमारा C, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, AB की जो लाइन है बेटा वो आपने 4.3 सेंटीमीटर की लगानी है, AB की लाइन। मतलब आप B पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे आपका 4.3 सेंटीमीटर का, एक आर्क आपने लगा दिया बेटा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपका ये साइड भी आपने लिख दी। अब है आपके पास AC है 5.2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसी तरीके से आप C पर रखेंगे और आपने जो 5.2 एक मेयर किया हुआ स्केल पर वो आप यहाँ से दूसरा आर्क लगा देंगे, ये कट जाएगा। फिर आपने इसको स्केल की मदद से इसके साथ मिला देना है और दूसरा मेयर आपने इसके साथ मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका A पॉइंट हो गया और आपने जितनी भी मेयरमेंट आपने की होगी वो आपने इनके यहाँ पर लगा देनी कि मैंने इतने की लाइन खींची। और कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से देखकर आप समझकर कंस्ट्रक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से तो बेटा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 50 डिग्री का आपका क्यू का एंगल होगा। तो बेटा जब 50 डिग्री का आपको मतलब कोई एंगल मिला हुआ हो तो आपने साइड देखनी है कि मैं कौन सी बनाऊंगा, PR बनाऊं या PQ बनाऊं। अब इसमें ये नहीं देखना कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, बेटा हम वो साइड बनाएंगे जो हमें एंगल मिला हुआ होगा। क्यू का एंगल मिला हुआ है तो PR नहीं बनानी, पहले PQ बनानी है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। तो बेटा पहले PQ की लाइन आप एक बना देंगे, ये P और ये Q, ठीक है। कितने की है, 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद बेटा वो कहता है कि Q का एंगल आपने 50 डिग्री का बनाना है। तो बेटा आप डायमीटर D लेंगे, D को आप रखेंगे इस पर, पॉइंट को 0 को यहाँ लेकर आएंगे। उसके बाद बेटा आपने अगर लेफ्ट पर रखा है पॉइंट आपने तो फिर राइट हैंड साइड से 0, 10, 20, 30 डिग्री इस तरीके से आपने चेक करना है। अगर आप ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे राइट हैंड साइड पर, फिर जो आपका D होगा उसके आपने लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग शुरू करनी है, 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। अगर मैंने मिसाल तौर पर D यहाँ पर रख दिया, D मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो बेटा फिर मैं इस साइड से शुरू करूंगा कि मेरा 50 डिग्री कहाँ पर आता है। मिसाल तौर पर मेरा 50 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर मैं एक पेंसिल और स्केल की मदद से ये लाइन थोड़ी लंबी खींच दूंगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये मेरा जो एंगल होगा ये 50 डिग्री का एंगल मेरा बन जाएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है नेक्स्ट, फिर आपने ये जो PR की लाइन है वो आपने 5 सेंटीमीटर की बनानी है। P और Q तो हमारे पास आ गया। अब P और R की लाइन कैसे बनाएंगे, स्केल के ऊपर हमने बेटा मेयर कर लेना है कंपास के साथ 5 सेंटीमीटर। फिर आपने उसको यहाँ पर रख के इस तरीके से एक आर्क लगा देना है, एक आर्क लगा देना 5 सेंटीमीटर, जहां तक भी लगेगा उस पॉइंट से फिर आपने ये वाला पॉइंट मिला देना है बेटा। तो फिर वो आपकी 5 सेंटीमीटर की PR की लाइन कहलाएगी। ये R हो गया, तो PR 5 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और QR का हमें नहीं बताया कि वो कितने की बनानी है, तो इसको हम छोड़ देंगे इसी तरीके से। ये आपका ट्रायंगल इस तरीके से तैयार हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन आप इसकी एग्जाम्पल में से चेक कर लीजिएगा। अच्छा बेटा जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो भी आपका सेक्शन C के अंदर ही आता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जो मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा सका
कि आपने 30 डिग्री का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एक एंगल बनाना है, आपने 30 डिग्री की तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज के बाद है, 8.1 के बाद बेटा। ये बुक के अंदर पूरा सोल्यूशन मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री का बेटा। इसी तरीके से आपका 60 डिग्री का भी है आपके पास, ठीक है, ये 60 डिग्री वाला है। और फिर इसके बाद आपका एक 45 डिग्री वाला, वो शुरू के अंदर रहेगा मेरे ख्याल में, ये आपका 45 डिग्री वाला। ये 3 का प्रैक्टिस कर लेना, तकरीबन 60 वाला आता है, 60 डिग्री वाला पेपर के अंदर आता है बोर्ड के। ये 60 डिग्री के आपने बनाना है, ठीक है बेटा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद जो आपका टेबल है बेटा, उसका ये वैल्यूज़ का टेबल है बेटा, ये आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा ताकि आपको वहाँ पर कोई टेंशन ना हो कि sin 30 किसके बराबर है और tan 30 किसके बराबर है, इस तरीके से, ठीक है बेटा, क्योंकि वैल्यूज़ जब याद होंगी तो लगाने में फिर आसानी रहेगी। और बेटा 8.2 की बात करते हैं। तो बेटा 8.2 के अंदर ये मैंने इसलिए क्वेश्चन टिक किया यहाँ पर क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो है बेटा ये आपकी MCQs में आएंगी, ठीक है। ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपकी MCQs के अंदर आएंगी, तो आपने इनको प्रैक्टिस कर लेनी है वीडियो में से देखकर अच्छी तरीके से। और फिर आपने ये जो क्वेश्चंस मतलब तो फिर बेटा MCQs करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने इनकी डिग्री जो आपको मिली हुई इनकी वैल्यूज़ बतानी है। तो बेटा ये भी आप टेबल याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बेटा जो मेन क्वेश्चन आपका है अभी समझने वाला जो आ सकता है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट एंड 8 पार्ट, ठीक है, 3rd पार्ट एंड 8 पार्ट, ठीक है। ये आप तैयारी कर लेना, ये इनको प्रूव करना पड़ेगा या इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना होगा। और इसके साथ साथ बेटा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, बेटा ये आपके पास जो आइडेंटिटीज़ हैं ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1, ये भी आपके MCQs में आ सकती हैं। और tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर, ये आपके पास चेंज होकर भी आ सकती हैं। अगर आपको जनरल आपकी ये याद होगी आइडेंटिटी तो बेटा आप इस आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाए कि भाई ये tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर, ये तो आपको याद होगी। लेकिन अगर वो इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछते हैं कि बताएं भाई tan स्क्वायर और नहीं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू अगर वो यहाँ पर लाकर लिख दें माइनस के साथ कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर है, तो बेटा फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। अगर आपको वैल्यू याद होगी तो फिर आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ भी आपने याद कर लेनी है। और इसके बाद बेटा 8.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 8.3 के अंदर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 6 इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं। और इसके बाद वो 2 सवाल और भी हैं, 2 नहीं 3 हैं आपके पास, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10, ठीक है, 8.3 का। और ये वाला सवाल भी आ सकता है क्योंकि ये भी बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका है ये वाला सवाल कि आपने इसको फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बट मैंने जो आपको वीडियो में समझाया वो आइडेंटिटीज़ से नहीं समझाया, लेकिन आप इसको आइडेंटिटीज़ से मालूम कर सकते हैं। आइडेंटिटीज़ 3 हमने पीछे डिस्कस की हैं, उन्हीं के ज़रिए से आप इनकी वैल्यूज़ लिखकर और उनका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं बेटा। इसी तरीके से तो बेटा उन आइडेंटिटीज़ की मदद से आप अगर 10 की वैल्यू मौजूद है, पहले तो आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद आपके पास एक वैल्यू निकलेगी, फिर आप दूसरी चीज़ें भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आधा सवाल उसी तरीके से जो मैंने वीडियो में समझाया, लेकिन उसके बाद जैसे हम सोचते थे भी 10 हमें मालूम हो चुका तो भी कोट किसके बराबर होगा, इसका उलट कर दो कोट, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे साइन मालूम करना है। तो बेटा साइन मालूम करने के लिए तो मुझे कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी होगी, उसके बाद मैं इसको मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी आप यूज़ करना क्योंकि वैल्यूज़ आपके पास मौजूद होंगी, सिर्फ आपने सोल्यूशन करना है तो आपको आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपका 8.4 में बेटा आपका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो क्वेश्चन थे आपके पास ये वाले, इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है, या केस नंबर 1 में से आ सकता है या केस नंबर 2 में से कोई एक सवाल आ सकता है। तो एक एक सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनमें से एक एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपकी मतलब तमाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x + 8 मीटर, ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये भी आ सकता है। और लास्ट आपकी एक्सरसाइज सेक्शन सी अभी आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिखाई दे रही होगी। 8.5 से पहले अ ट्री इज 114 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका सोल्यूशन इधर ही आपके पास मौजूद है। और क्वेश्चन तो आपको बेटा आते हैं क्योंकि आपने 8.5 सीख ली थी। और इसी तरीके से बेटा आपका अब करते हैं एक्सरसाइज पर बात कि जो आपकी 8.5 है इसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, और ये सेक्शन सी में आएंगे, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह ये सेक्शन सी में आएंगे क्वेश्चंस। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर आपका 17, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो बेटा सेक्शन बी भी डिस्कस हो चुका है और सेक्शन सी भी। अब करते हैं सेक्शन ए की बात, एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ कौन कौन से आ सकते हैं। तो बेटा एमसीक्यूज़ में देखिए हमारे पास
तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है हर यूनिट के बाद रिव्यू एक्सरसाइज, बेटा उसके अंदर आपके पास ये फर्स्ट MCQs है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। मोड ऑफ -5 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज। तो बेटा इसकी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि मोड का जब भी जवाब आता है वो पॉजिटिव आता है। मोड का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का 5 भी लिख सकते थे, बट इन्होंने क्या किया कि -1 बाहर लिख दिया, एक माइनस अंदर, जब माइनस माइनस क्या करवा देंगे, प्लस हो जाएगा ये, तो फिर ये आपका +5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरीके से आपके पास MCQ जा सकते हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ 2y ग्रेटर देन 5 इज। तो बेटा इसको मालूम करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि आपके पास ये वैल्यू है कि 2y ग्रेटर देन 5 इज। बट अगर हम y की वैल्यू को मालूम करेंगे तो 5 ये मल्टीप्लाई में है, 2 ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, y ग्रेटर देन 5/2। तो बेटा इसका ऑप्शन जो सही होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना बेटा, एंड y ग्रेटर देन 5/2, y ग्रेटर देन 5/2, क्योंकि हमने वैल्यू भी मालूम की तो वैल्यू हमारे पास 5/2 आई है। तो बेटा इसके हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही होगा। और बात करते हैं तीसरे MCQ की, कि सोल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल y -2 इक्वल -4 इज। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन के √y -2 इक्वल -4। ठीक है बेटा, इसका हमने जवाब मालूम करना है। बेटा देखें किस तरीके से इसका जवाब आएगा। आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो MCQs में तो बेटा हमें वो बहुत फास्ट काम करना होता है। तो जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो y -2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 16 आ जाएगा, क्योंकि -4 के ऊपर इवन पावर है, तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो y इक्वल हो जाएगा 16 + 2, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, तो y बराबर बेटा हो जाएगा 18। ठीक है, और वैसे ही जनरल बात है, एक कभी इस तरीके से सोल्यूशन सेट आ जाए तो सोल्यूशन सेट बेटा माइनस के अंदर नहीं होता। ठीक है, सोल्यूशन सेट माइनस के अंदर नहीं होता है, लेकिन हम इसको फिर भी करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं 18 को यहाँ लिखकर। ठीक है, हमारे पास सवाल था ये कि y -2 इक्वल -4, y की वैल्यू 18 आ गई हमारे पास। यहाँ पर हम 18 पुट कर देते हैं और -4 आ गया। 18 में से 2 गए 16 और -4 आ गया। तो बेटा यहाँ पर तो हमारे पास +4 आ रहा है और यहाँ पर -4 है, तो स्टेटमेंट हमारे पास प्रूव नहीं हो रही है। बेटा इसका नल सेट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, नल सेट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपके पास है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x + y = 5 एंड 2x - y = 7। ठीक है, क्या बेटा 2x - y = 7। तो बेटा ये जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर किए थे क्वेश्चन, ये दो आपके पास बेटा इक्वेशन है, इनके आपने पॉइंट्स मालूम करने हैं, और फिर जो भी पॉइंट इसका आएगा वो आपने इसके अंदर जवाब के अंदर बताना है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपके पास MCQ है वो आपका MCQ है कि x + 1 इज r डैश, x + 1 = 0 इज डैश। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पावर 2 होती है, नहीं। नॉन लीनियर इक्वेशन है, वो भी नहीं है। बेटा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इर्रेशनल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जिस इक्वेशन के अंदर आपका पावर एक्सपोनेंट 1 आ जाए। अच्छा, लीनियर इक्वेशन, अब आप कहेंगे कि सर ये 1 पावर आएगी, किस तरीके से हमें इसकी स्टेटमेंट पता चलेगी। तो बेटा बुक के लास्ट के अंदर आपके पास एक ग्लॉसरी होती है, उसके अंदर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपकी डेफिनेशंस, आपका जो भी मसला है किसी डेफिनेशन का, बेटा देखें ये आपके पास आंसर्स के बाद लास्ट में आप आ जाएं, आंसर के बाद। ठीक है, बुक के लास्ट में ग्लॉसरी, बेटा यहाँ पर L वाले सेक्शन में जाएंगे, E आ गया, E ABCDEFGHIJKL। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें लीनियर इक्वेशन, ये मैंने आपको बतानी है कि ये भी आपने याद करनी है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या कहती है कि व्हेन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इज 1। ठीक है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का इक्वेशन के अंदर 1 हो किसी भी वेरिएबल का, तो बेटा द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। ठीक है, तो वो जो आपके पास इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास यही बात थी कि इसके अंदर बेटा देखें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और इर्रेशनल इक्वेशन की बात करते हैं तो देखें ये आपका है 3 रेडिकल y - y + 1 = इज अ डैश। लीनियर इक्वेशन इन y है, नहीं इर्रेशनल इक्वेशन है, क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वेशंस 2 टाइप्स की होती हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अब इर्रेशनल इक्वेशंस वो होती हैं जिसके अंदर रेडिकल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं बेटा, रेडिकल्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास कहाँ पर बताई हुई है, 1.3 से पहले आई थिंक ये इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये देखें 1.2 के बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग 1 और मोर रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अननोन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन और इर्रेशनल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये इनके अंदर अगर रेडिकल आ जाता है तो बेटा वो आपकी इर्रेशनल इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है कि आपका कहाँ गया ये वाला। ठीक है बेटा, ax² + bx + c = 0 विल रिमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ। देखिए बेटा यहाँ पर
एक बात यह है कि ए की वैल्यू कभी भी जो है ना वो जीरो नहीं होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट आता है तो बेटा ये कभी भी जीरो नहीं होता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर आपकी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ठीक है। बी और सी ये दोनों जीरो हो सकते हैं, बी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है और सी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसमें देखें, जो देखें ये पहला ऑप्शन है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड बी एंड सी कैन बी इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बी की बात करते हैं, ए इक्वल जीरो हो सकता है, नहीं ये तो गलत है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तीसरे में कहता है कि ए जीरो नहीं हो सकता, यहाँ तक सही कहा। सी जीरो हो सकता है, ये बात भी ठीक है। तो बेटा हम ए ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में कहता है कि बोथ ए एंड सी के दोनों ऑप्शन सही है, तो बेटा डी पर टिक कर देंगे, ये सही है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इसका 8 MCQ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस इक्वल जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर। अगर आपके पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये मिले हुए हों तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा देखें यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू माइनस बी है और सी की वैल्यू सी है। अगर हम इसको इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर ये आएगा, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो फॉर्मूले के अंदर पहले माइनस बी होता है, ठीक है। ये देखें ये रहा फार्मूला, जो परफेक्ट फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो ये वाला है, ठीक है ना। माइनस बी प्लस माइनस बी का माइनस 4ac/2 है। बेटा अगर यहाँ पर ये माइनस बी है और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस बी पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये प्लस वाला दिया हुआ है तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के साथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस इक्वल जीरो, माइनस का सी है तो बेटा जब देखें आपके पास फॉर्मूले के अंदर माइनस सी लगाएंगे तो आपके पास ये अंदर वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। हालांकि परफेक्ट फार्मूला जो आपका है वो -4ac होता है, लेकिन अगर सी की वैल्यू भी हमें माइनस की ही मिल जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके बाद बेटा आपका 10 है कि इफ x -2 और x + 3 = 0 देन x = किसके होगा। तो बेटा ये बहुत आसान है मालूम करना, लेकिन क्या है हमारे पास x -2 और x + 3 = 0 के हैं। तो बेटा देखें दोनों आपके पास ब्रैकेट क्या हैं, इक्वल 0 के हैं। तो बेटा आप इसके साथ किस तरह मालूम कर सकते हैं, आपने क्या करना है, x -2 भी इक्वल 0 के हैं और x + 3 भी इक्वल 0 के हैं, दोनों ब्रैकेट इक्वल 0 के हैं। अगर x की वैल्यू करें यहाँ पर 2 आ जाएगी और x यहाँ से निकालें तो बेटा -3 आ जाएगी। एक 2 आ गया और एक आपका -3 आ गया। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक 2 और एक -3, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड ऑफ 3x + 5 = -5 इज, ये मेरे जहन में MCQ आ गया था तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया इसको। कि सॉल्यूशन सेट मालूम करना है मोड का, और जवाब किस में आ रहा है बेटा, माइनस के अंदर जवाब आ रहा है, और हमें पता है कि मोड का जवाब माइनस में नहीं होता। तो बेटा इसका नल सेट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, नल सेट। इस टाइप का क्वेश्चन 1.4 के अंदर मौजूद है, वो आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है बेटा। मोड का आंसर कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो है ना नल सेट आएगा, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट यूनिट के हो गए MCQs। अब किसी और यूनिट के देखते हैं। तो बेटा ये वेरिएशन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, द रेशो a की पावर 1/2 रेशो b की पावर 1/2 इज कॉल्ड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ डैश। तो बेटा ये किसका डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो किसका कहलाएगा। तो बेटा ये कहलाएगा a/b का। किस तरीके से कहलाएगा बेटा, देखें अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो, एक वैल्यू मेरे पास 4:9 आ गया, ठीक है। अगर कोई कहे कि इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो बेटा मैं इसका क्या मालूम करूंगा, रेडिकल, इसका स्क्वायर रूट लगा दूंगा इधर भी और इधर भी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3, मतलब इन दोनों का सब डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा 2:3, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये एक वैल्यू मिली हुई है कि a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 इज कॉल्ड द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, ये किसके सब डुप्लीकेट रेशो कहलाते हैं, यानी किसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये उसके सब डुप्लीकेट रेशो कहलाए जाएं, ठीक है बेटा। देखें अगर इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ए बी सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इसका मालूम करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। ए बी का अगर स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। देखें किस तरीके से, अगर वो पूछता है ना कि ये किसका जवाब है, a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2 किसका सब डुप्लीकेट रेशो है, मालूम नहीं करना, ये बताने कि किसका है ये, ठीक है बेटा। तो देखें किस तरीके से होगा, a और b का है, ये किसका है, a/b का। अगर आप इनका स्क्वायर रूट मालूम करें a और b का, तो a की जगह बेटा 1/2 भी लिख सकते हैं और b की जगह भी हम 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर रेडिकल की जगह, ठीक है। तो a और b ऐसे हमारे पास रेशो था जिसका सब डुप्लीकेट रेशो मालूम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। तो इसलिए इसका हम क्या कहेंगे कि ये a और b का सब डुप्लीकेट रेशो है, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर कि x + 5 = x + 7 = 5/7 देन x = 2। बेटा आपको पता है कि ये रेशो के अंदर है, आप इसको किस में चेंज करेंगे, पहले अपॉन में चेंज कर देंगे, x + 5 / x + 7, फिर इक्वल में आ जाएगा 5/7, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जवाब आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है इफ a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन, ये हमने 3.1 में सीख लिया था कि जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है वो 3 नंबर्स पर होता है। तो बेटा यहाँ पर इसका सी ऑप्शन होगा ac = b², ठीक है। आपको पता है कि वो किस तरीके से लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखा जाता है कि a/b/c, ठीक है। तो आपको पता है ये एक्सट्रीम और ये मीन्स वैल्यू, b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे और a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, b² = ac आपका जवाब बना है। तो देखें b² = ac आपका जवाब आ गया। इसी तरीके से द मीन प्रोपोर्शनल टू 75 and 12 आर,
ये भी 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11-12 में से कोई क्वेश्चन था, मीन्स प्रोपोर्शन वाला। तो बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, तो बेटा जवाब आ जाएगा प्लस माइनस का 30। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आपका है कि इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी देन ए रेशो सी इक्वल बी रेशो डी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड डैश। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी? अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। देखिए किस तरीके से अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है, ये आपके पास बुक के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज और ये लिखी हुई हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर आपके पास 3.2 के बाद, ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें ये हमारे पास इन्वर्टेंडो है और फिर ये अल्टरनेंडो है। देखें ये ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी देन ए रेशो सी इक्वल बी रेशो डी, ये आपके पास प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपके पास ये जो एमसीक्यूज था ये इसी प्रॉपर्टी पर था, तो हमने कह लिया कि ये अल्टरनेंडो है। ठीक है बेटा, अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं कि आपका सेक 30 किसके बराबर होता है बेटा? टेबल के अंदर हम देखेंगे सेक 30 2/3 के बराबर है, वो वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। फिर 1060 रेडिकल 3 के बराबर है। मैंने कहा था ना कि ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज बनकर भी आ सकते हैं बेटा, इस तरीके से भी आ सकते हैं। cos x 60 इक्वल होता है 2/3 के, और कोट थीटा किसके बराबर होता है? cos अपॉन डैश। तो बेटा कोट बराबर होता है cos अपॉन साइन के, और tan बराबर होता है साइन अपॉन cos के। ये मैंने आपको 8.3 करवाने से पहले तमाम फार्मूलाज और तमाम रेशियोज मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक है बेटा, ये देखें cos x स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल डैश, ये आपकी आइडेंटिटी है। कौन सी? आपकी सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी है ये, वहां से ये वैल्यू निकाली गई है कि cos x स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल 1 के होता है। और द रेसिप्रोकल ऑफ साइन मेरेंगल ए इज, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन cos sec होता है। ठीक है, जब रेसिप्रोकल की बात आएगी तो हम लिख देंगे cos sec होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos sec होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1। अब साइन स्क्वायर थीटा हो या बीटा हो या गामा हो या कोई सा भी वो नाम दे दे, मेरेंगल ए, जैसे यहाँ पर भी मेरेंगल ए है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। कौन सी? आपकी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1 के होता है। ये आप लोगों ने याद कर ली थी, अगर नहीं याद तो बेटा एक दफ़ा आप रिपीट कर लें, याद हो जाएंगी। और ये है साइन 30 इक्वल cos 60, तो बेटा ये आपका साइन 30 इक्वल cos 60। अगर साइन 30 की वैल्यूज आ जाए नीचे 1/2 रेडिकल 3/2 इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो आप उनमें से टिक करेंगे। अगर साइन 30 की जवाब के अंदर ऑप्शन मांगे हों इस तरीके से cosec वगैरह के अंदर, तो बेटा फिर आप कैसे करेंगे? बेटा देखिए आपको सबसे पहले पहचान लेना चाहिए कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है। किस पर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। तो साइन 30 का बेटा फॉर्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? साइन का बेटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो बेटा इसके बाद ये है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर मेरेंगल ए इक्वल डैश, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस के। ये भी आप फॉर्मूला देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे जो मैंने आपको लिखवाई है। 8.3 के अंदर भी ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा? कोस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज याद करनी है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 के होता है। देखें आपके पास ये फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन 45 का स्क्वायर प्लस कोस डैश का स्क्वायर इक्वल 1। जब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 के होता है, तो जो एंगल यहाँ यूज किया जाएगा वही एंगल हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप इनको सॉल्व भी करेंगे तब भी आपका 1 आंसर निकलेगा। अच्छा, अब आगे एमसीक्यूज कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज, साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखेंगे 1/2 होती है। ठीक है, फिर द वैल्यू ऑफ कोट 60 की वैल्यू 1/3 होती है। और साइन मेरेंगल ए इक्वल डैश, अब देखो ये डैश के अंदर अब क्या आएगा इनके ऑप्शन से पता चलेगा। साइन का बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos sec होता है। तो बेटा हमें पता है कि साइन बराबर होता है 1/cos sec के, तो 1/cos sec पे हमने टिक कर दिया। इसी तरीके से बेटा आपके पास एक और सवाल है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल डैश। बेटा देखिए वही सवाल आ गया, फर्स्ट आइडेंटिटी अगर याद है ना तो आपके बहुत क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे डायरेक्ट। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो एंगल है वो दोनों सेम है, सेम एंगल है, तो बेटा आपका जवाब 1 ही आएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व भी करके देखें, वैल्यूज लगाएं उन दोनों को, फिर आप प्लस करें तब भी आपका जवाब 1 आएगा। लेकिन आइडेंटिटी याद होती है तो बेटा आसानी से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा आपके पास जो एक और क्वेश्चन है कि 1 + 1045 इक्वल सेक स्क्वायर डैश, तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे कि 1 + 1045 इक्वल सेक स्क्वायर डैश किस तरीके से होगा। तो बेटा यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1 + 1045 इक्वल सेक स्क्वायर डैश। ठीक है बेटा, सेक स्क्वायर डैश पूछा गया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे कि 1 का 1 प्लस का प्लस 1045 बराबर होता है 1 के। ठीक है, इक्वल सेक स्क्वायर डैश 1/1 कितने होंगे बेटा? 2 इक्वल सेक स्क्वायर डैश। अब यहाँ पर क्या वैल्यू लगाई जाए कि स्क्वायर खोलेंगे सेक का, तो बेटा जवाब आपका 2 आ जाए। बेटा हमें पता है कि सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पर? बेटा यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि बेटा सेक 45 डिग्री में रेडिकल 2 के बराबर होता है। तो बेटा अगर आप सेक स्क्वायर 45 डिग्री को मालूम करेंगे तो आपका जो जवाब निकलेगा बेटा वो देखें, सेक 45 बराबर होता है रेडिकल 2 के। सेक पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेक पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो जवाब आपका आ जाएगा 2। तो 2 = 2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री आएगा इसका जवाब।
ठीक है बेटा, क्या आंसर आएगा इसका 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपके MCQs हो गए। और इसी तरीके से बेटा, तो बेटा अभी आपके पास है कि MCQs जो मैंने खुद लिख लिए थे एक पेज पर। बेटा 10/sin ये किसके बराबर होता है? तो बेटा 10/sin का बराबर बताने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 10 हमारे पास किसके बराबर होता है। 10 बराबर होता है हमारे पास sin/cos के। 10 बराबर होता है हमारे पास sin/cos के। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब साइन को यहाँ से हम लेकर आ जाएं क्रॉस के अंदर इस जगह पर 10 के नीचे, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि 10/sin थीटा इक्वल 1/cos थीटा। ठीक है, 10/sin हो गया, साइन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/cos आ गया। ठीक है बेटा, और बेटा आपको ये भी पता है कि 1/cos किसके बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा अपॉन में sin थीटा, 1/cos बराबर होता है sec थीटा के। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा sec थीटा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा आपका दूसरा MCQs है द रेंज ऑफ 120, 122, 30 और 35, 140 इस। रेंज मालूम करनी है बेटा। रेंज मालूम करने का आपको पता है कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो आपकी रेंज कहलाती है। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 140 है। ठीक है बेटा, रेंज मालूम करने का फॉर्मूला है कि हाईएस्ट वैल्यू में से आपने माइनस करवानी है लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर। बेटा लोवेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर से? 120 है। -120 इक्वल 20, तो बेटा इसकी जो रेंज निकलेगी वो आ जाएगी 20। ठीक है, तो cos 60, तो बेटा cos 60 किसके बराबर होता है? ये आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आपके पास जवाब होंगे तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ जाकर फिर आपने इसका जवाब देना है। ठीक है बेटा, cos 60 बराबर होता है 1/2 के। तो बेटा ये आपके पास एक सवाल है, द मीडियन ऑफ 8, 12, 18, 13, 16, 5 और 20 इज डैश। ठीक है बेटा, ये आपके पास कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो बेटा इसका मीडियन किस तरह मालूम करेंगे? बेटा जब आपके पास n आपके पास इवन हो तो दूसरा फार्मूला वो जो मैंने सिखा दिया था वीडियो में, और अगर आपके पास n ओड होंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर बेटा n ओड होंगे हमारे पास तो फार्मूला हमारा आएगा मीडियन का n + 1/2। ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो बेटा यहाँ पर आपने सबसे पहले मीडियन के अंदर क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से बेटा आएगा? लेकिन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 8 है। पहले आप 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा बेटा, नहीं पहले 5 है। पहले क्या है? 5 है, फिर 8 है, और फिर 8 के बाद बेटा है 12, 13, फिर है 16, फिर 18, 16, 18 और 20। ठीक है बेटा, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 7 है। तो जब ओड होती है n आपका, जब बेटा ओड होगा तो फिर बेटा आपके पास फार्मूला मीडियन का ये लगेगा n + 1/2। तो बेटा n की जगह क्या आ जाएगा? 7 + 1/2। ठीक है बेटा, तो ये कितने हो जाएंगे? 7 और 1 8/2, 2 on the 2, 2 4 the 8। मतलब आपकी जो फोर्थ वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाएगी। फोर्थ वैल्यू कौन सी है? 1, 2, 3, 4। ये जो आपका 13 है ना बेटा, ये आपका जवाब कहलाएगा। 13 आपका मीडियन कहलाएगा इसका 13। ठीक है बेटा, ये जब ओड हो। इवन वाला मैं आपको 4.3 में समझा चुका हूँ। ठीक है बेटा, अगर आपका इवन वाला आएगा तो आप वहाँ से लेक्चर आप देख लीजिएगा। इसी से बेटा जो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 125, द मीन इज। आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका अगर आप सम करते हैं तो 125 आता है। तो बेटा देखिए, हमने ये मीन वाला भी क्वेश्चन किया था, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए बेटा, मीन सम ऑफ x/n, ये हमारे पास फार्मूला होता है मीन मालूम करने का। तो बेटा क्या कहते हैं कि आपका जो सम है वो 125 आया है और आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा जवाब आ जाएगा 12.5। ठीक है बेटा, तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 12.5। ठीक है, और इससे पहले जो बेटा हमारे पास आंसर आया है वो आया है इसका 13। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट आपके पास है द मोड। मोड बेटा किसको कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती है। तो इन पूरे डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हुई है वो कौन सी है? 4 की है। तो इसका मोड बेटा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 100, दियर सम इज। मीन की जो 30 ऑब्जर्वेशन थी उसका जो बेटा मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 100। ठीक है, मीन जो था ना 30 ऑब्जर्वेशन का वो 100 आया था जवाब। 30 ऑब्जर्वेशन का जो आपका मीन आया है वो आया है 100। अब कह रहे हैं कि उनका सम क्या होगा? मतलब वो जो 30 ऑब्जर्वेशन 30 वैल्यूज उनका सम क्या होगा? तो जब ऐसा सवाल आएगा तो सिंपल आपने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देना। जो मीन का आंसर आया हुआ होगा वो, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 30, और आपका जो मीन निकाला गया है वो 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे 3000। तो ये आपका 3000 इसका आंसर आ गया। और द सीरीज कंटेन वैल्यूज, दीज वैल्यूज इट्स मीडियन इज। बेटा इसका मीडियन मालूम करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा 6 ये वैल्यूज हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे? इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन कौन सी बेटा ये आपके पास? एक तो है 15, 19, 13,
तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं अरेंज करके। सबसे बेटा 11 आएगा, फिर आ जाएगा 13 और फिर आ जाएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर आ जाएगा 19। तो बेटा देखिए इसका आपके पास जो फॉर्मूला है मीडियन का इवन वाले का, उसका शॉर्टकट तरीका ये होगा कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 आपके पास ऑब्जर्वेशन आपको मिली हुई हैं। तो बेटा आपके पास n है 6। ठीक है बेटा, जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका हाफ कर देंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन का आप हाफ कर दें। 6 हैं तो इसका हाफ क्या होगा बेटा 3 होगा। तो बेटा आप इसकी थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस कर देंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस कर देंगे। थर्ड और फोर्थ को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 29 और इसको आप फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14.5। ये शॉर्टकट तरीका है। कभी इवन नंबर में आपको मीडियन मालूम करना हो, पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, फिर जितने भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6 है 8 है 10 है 12 है, आप उसका हाफ कर दें। 6 का हाफ क्या हो गया 3, फिर तीसरी वैल्यू और उसके बाद वाली चौथी वैल्यू। ठीक है, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, इसी के अगर यहाँ पर 10 होता तो बेटा 10 का हाफ क्या था 5, पांचवीं और छठी जो आपके पास वैल्यू होनी थी उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते वो आंसर आता। अब इसका है 14.5, तो इसका 14.5 हम यहाँ पर लिख देते हैं 14.5। ठीक है बेटा, द सम ऑफ द 20 आइटम्स इज 0। ठीक है, द सम ऑफ 20 आइटम इज 0, देयर मीन इज, उसका मीन मालूम करना बेटा कितना होगा। 20 आइटम का सम 0 है तो बेटा जब डिवाइड करवाएंगे तो इसका भी 0 ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, और एलिमिनेशन मीन्स टू एलिमिनेट सर्टेन, क्या अगर हमने एलिमिनेशन का मतलब बताने को, हम एलिमिनेट किसको करते हैं, नंबर को करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को करते हैं या वेरिएबल को करते हैं। तो बेटा हमें पता है जब हमें एलिमिनेशन का क्वेश्चन मिलता है तो हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये आज का टॉपिक था। आपके पास एमसीक्यूज का सेक्शन बी और सी। तो बेटा आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आपको मैंने बहुत सारे सवाल भी बताए हैं, एमसीक्यूज भी मैंने बेटा आपके साथ शेयर कर दिए हैं, थ्योरम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर आपको मैंने फिगर भी बता दी है तकरीबन सरसरी तौर पर। बाकी आप डिटेल में यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।